हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स का जो दूसरा स्क्वाड्रन है उसको बकायदा तौर पर रेज कर दिया है। ब्लॉक 3 के ये नए फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 8 स्क्वाड्रन जिसको हैदर्स के नाम से जाना जाता है, इस स्क्वाड्रन के अंदर इंडक्ट किए गए हैं। इससे पहले 1983 से लेकर 2023 तक इस स्क्वाड्रन के अंदर मिराज 5 फाइटर जेट्स को एंटीशिप और टैक्टिकल अटैक मिशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और जनवरी 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस स्क्वाड्रन के मिराज 5 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया था और इस स्क्वाड्रन का जो अमला था उसे एक दूसरे स्क्वाड्रन के अंदर वक्ती तौर पर भेज दिया गया था। और अब जो है वो ये रिपोर्ट्स मौसूल हुई है कि GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को इस स्क्वाड्रन के अंदर बकायदा तौर पर इंडक्ट कर लिया गया है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये शो करती है कि GF-17 फाइटर जेट को बनाने का जो मकसद था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पुराने मिराजिस और F7 एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर किया जाए और इनकी जगह के ऊपर एक नया जो फाइटर जेट है उसको इंडक्ट किया जाए। इस मकसद को हासिल करने में पाकिस्तान एयरफोर्स कामयाब रही है और जैसा कि प्लान किया गया था GF-17 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मिराजिस और F7 फाइटर जेट्स की जगह पर मरहलावार इंडक्ट किया जा रहा है। GF-17 ब्लॉक 3 का जो पहला स्क्वाड्रन है उसको मार्च 2023 में रेज किया गया था और ब्लॉक 3 के ये जो फाइटर जेट्स है उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 16 स्क्वाड्रन, नंबर 16 स्क्वाड्रन जिसे ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाना जाता है, उस स्क्वाड्रन के अंदर इंडक्ट किए गए थे। GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर करें तो ब्लॉक 3 इंडियन नेवी के MiG-29 के को कैपेबिलिटीज वाइज सलाहियतों में आउट मैच करता है। मिसाल के तौर पर इन दोनों फाइटर जेट्स की रडार की बात करें तो इंडियन नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्ट के अंदर जूक ME पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार को इस्तेमाल किया जाता है जिसकी जो रेंज है वो 5 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए 120 किलोमीटर है। यानी ये जो रडार है ये 5 मीटर स्क्वायर RCS के जो फाइटर जेट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 120 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। और MiG-29K का ये रडार एक वक्त के अंदर 10 टारगेट्स को ट्रैक जबकि 2 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इंडियन नेवी के MiG-29K के इस रडार को जब आप GF-17 ब्लॉक 3 के रडार के साथ कंपेयर करते हैं तो GF-17 ब्लॉक 3 का KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे जो रडार है, इस रडार की जो रेंज है वो 5 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए 170 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर जो है वो बताई जाती है। जिसका सिंपल जो है वो मतलब ये है कि GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट MiG-29 के एयरक्राफ्ट को ज्यादा दूरी से MiG-29K के रडार से पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा चूंकि GF-17 ब्लॉक 3 के अंदर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस रडार को जो है वो जैम करना एनिमी के लिए पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। KLJ-7A रडार GF-17 ब्लॉक 3 का एक वक्त के अंदर 15 टारगेट्स को ट्रैक और 4 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। एयर टू एयर डोमेन की बात करें तो एयर टू एयर वेपनरी के अंदर जो MiG-29 की है इंडियन नेवी का वो R-77 मिसाइल को कैरी करने में कैपेबल है। याद रहे कि ये R-77 जो है ये पुराना वेरिएंट है। R-77 के जो नए वेरिएंट्स अभी इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किए हैं रशिया से जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स को रिसीव नहीं हुए, ये वो वेरिएंट नहीं है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 100 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक है। इसके मुकाबले में ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का जो प्राइमरी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है वो PL-15E है जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 145 किलोमीटर है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज की कॉम्बैट में भी GF-17 ब्लॉक 3 इंडियन नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्ट को आउट मैच करता है। एंटीशिप रोल की बात करें तो एंटीशिप रोल में इंडियन नेवी का MiG-29K रशियन KH-35 सबसोनिक क्रूज मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है। इस मिसाइल की जो एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज है वो यकीनन 250 किलोमीटर ही है। इसके मुकाबले में GF-17 ब्लॉक 3 C-802A सबसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है। इस मिसाइल की जो कंफर्म रेंज है उसके बारे में पब्लिक डोमेन के अंदर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा MiG-29K KH-31 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। इस मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3.5 और मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर से है। इस मिसाइल के मुकाबले में GF-17 ब्लॉक 3 में CM-400 AKG सुपरसोनिक एंटीशिप जो क्रूज मिसाइल है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और याद रहे कि जो CM-400 AKG सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज है वो 250 किलोमीटर से है। तो
एयर टू एयर डोमेन और एंटी शिप डोमेन। दोनों मामलात में JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट इंडियन नेवी के MiG-29 की एयरक्राफ्ट को आउट टू परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट है, इसको रात क्रूज मिसाइल के साथ भी लैस किया जा सकता है। और याद रहे कि रात 2 क्रूज मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 650 किलोमीटर है और रात क्रूज मिसाइल को न्यूक्लियर वारहेड के साथ भी लैस किया जा सकता है। इस तरह का कोई भी जो क्रूज मिसाइल है वो इंडियन नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी के सिनेरियो में JF-17 ब्लॉक 3 इंडियन नेवी के MiG-29 के को आउट परफॉर्म करता है तमाम डोमेन्स के अंदर। ये अलग बात है कि अगर फ्यूचर में MiG-29 के को इंडिया जो है वो अपग्रेड कर लेता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार के साथ, इसके अलावा बेहतर एयर टू एयर मिसाइल के साथ, तो जो मामला है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जहां पर जो एज है वो JF-17 ब्लॉक 3 के पास है। JF-17 ब्लॉक 3 के ये जो नए यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं, इनके बारे में पॉसिबिलिटी है कि इन फाइटर जेट्स को चाइनीज WS-13E इंजन के साथ पावर किया गया है। याद रहे कि 2023 के दुबई एयर शो में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के ऑफिशियल्स इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स के जो अपकमिंग यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर WS-13E इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट में RD-93MA इंजन की बजाय WS-13E इंजन को इंस्टॉल करने का मंसूबा क्यों बनाया है? इसके अलावा WS-13E इंजन कैसे JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज को बहुत इनहेंस करेगा और इस इंजन का ब्लॉक 3 की एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर जो है वो क्या असर होगा? इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हमारी जो एक डिटेल वीडियो है वो चैनल के ऊपर पहले से ही मौजूद है। उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देंगे और उस वीडियो को जो है वो यहाँ पर आगे भी प्ले कर दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JF-17 ब्लॉक 3 को चाइनीज WS-13E इंजन से पावर की जाने की पॉसिबिलिटी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से WS-13E JF-17 ब्लॉक 3 की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा और ये इंजन ब्लॉक 3 की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में किस तरह से मदद करेगा। WS-13 की डेवलपमेंट सन 2000 में चाइना में शुरू की गई थी। WS-13 को बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि JF-17 में से रशियन साख्ता RD-93 इंजन को रिप्लेस किया जाए और चाइना के फ्यूचर के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स J-31 या J-35 के लिए भी एक इंजन डेवलप किया जाए। WS-13 के बेस वर्जन का थ्रस्ट 86 किलो न्यूटन, जबकि WS-13E जो कि WS-13 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसका थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ 100 किलो न्यूटन यानी कि 100 किलो न्यूटन बताया जाता है। इन नंबर्स को अगर आप RD-93 के साथ कंपेयर करते हैं जो इस वक्त JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को पावर कर रहे हैं, तो RD-93 का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर के साथ वो 83 किलो न्यूटन है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि JF-17 ब्लॉक 3 को RD-93 के इम्प्रूव्ड वर्जन RD-93MA से पावर किया जाए, जिसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 93 किलो न्यूटन तक जो है वो बताया गया था। और RD-93 से ही JF-17 ब्लॉक 3 को पावर करना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ज्यादा मुनासिब था। इसकी वजह यह है कि RD-93 जो इंजन है उसको ओवरहाल करने के लिए अब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कंप्लीट फैसिलिटी जो है वो मौजूद है, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। तो एक नया इंजन जो है उसे इंस्टॉल करना एक फाइटर जेट के अंदर ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया जो है उन दोनों के आपस में इस वक्त जंग चल रही है। यही वजह है कि जो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त अपनी मिलिट्री को जो है वो असला प्रोवाइड करना है। यही वजह है कि RD-93 का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है RD-93MA उसे अभी तक जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया जा सका। और यही वजह है कि JF-17 ब्लॉक 3 के जो पहले 12 यूनिट्स बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें RD-93 के बेस वर्जन से ही पावर किया गया है। लेकिन RD-93 का ये जो बेस वर्जन है ये JF-17 ब्लॉक 3 को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर एक नया AES रडार, नए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इसी तरह के बहुत से नए वेपन्स और सेंसर्स का इजाफा किया गया है। और इन सेंसर्स को अब जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा पावर चाहिए और RD-93 इन सेंसर्स को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता।
तो इस मसले का जो एक वाहिद हल है वो यही है कि RD93 इंजन को एक ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर WS-13E एक सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त। WS-13 इंजन के फेवर में एक जो बात जाती है वो ये है कि चाइना अपनी नेवी के 5th जनरेशन के फाइटर जेट J-35 को WS-13 इंजन के एक वेरिएंट से ही पावर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि WS-13 इंजन इन फ्यूचर काफी लंबे अरसे तक जो है वो प्रोडक्शन के अंदर रहेगा और पाकिस्तान एयरफोर्स को इस इंजन के स्पेयर पार्ट्स हासिल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बरक्स जो RD93 इंजन है उसे इस वक्त सिर्फ JF-17 में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। RD93 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन MiG-35 के लिए जो है वो रशिया ने तैयार तो किया है, मगर MiG-35 को ना ही तो रशियन एयरफोर्स ने अभी तक परचेज किया है और ना ही उसे किसी भी एक्सपोर्ट कस्टमर ने जो है बाय किया है। तो इस चीज की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर RD93 जो इंजन है उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाए और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलना वो भी बंद हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी रशिया के साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छे इस वक्त नहीं चल रहे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर WS-13 इंजन जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। WS-13 के साथ JF-17 को 2010 में ही टेस्ट किया जा चुका है और माजी में काफी दफा ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि चाइना के अंदर JF-17 को WS-13 इंजन जो है उसके साथ टेस्ट किया गया है। तो WS-13E का जो थ्रस्ट है उसके बारे में ये क्लेम है कि ये 100 किलो न्यूटन तक होगा। अगर JF-17 ब्लॉक 3 को WS-13E से पावर किया जाएगा तो JF-17 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है जो अभी 1 से कम है RD93 इंजन के साथ, तो वो JF-17 ब्लॉक 3 का 1 को क्रॉस कर जाएगा थ्रस्ट टू वेट रेशियो। इस वजह से जो JF-17 ब्लॉक 3 है ये पहले की निस्बत जो है ज्यादा वेपन्स और ज्यादा फ्यूल्स के साथ टेक ऑफ कर सकेगा। आप जानते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर जो हार्ड पॉइंट्स हैं उनका भी इजाफा किया गया है और एक चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट है उसको लगाया गया है जिसके ऊपर एसएलसन की जो पोड है उसको लगाया जाएगा और नए AES रडार के लिए जो पहले से ज्यादा पावर की जरूरत है वो भी ये WS-13 इंजन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी करेगा। एक प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस इंजन को JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर लगाने में आएगी वो है इस इंजन का एक नया इकोसिस्टम बनाना। RD93 इंजन जो है उसका तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन WS-13E एक नया इंजन है, इसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो दोबारा से जीरो से सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पैसा है वो भी खर्च होगा, मैन पावर भी लगेगी और टाइम भी कंज्यूम होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर WS-13 जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है RD93 MA इंजन की निस्बत। और अगर JF-17 ब्लॉक 3 को WS-13E के साथ पावर किया जाता है तो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी JF-17 ब्लॉक 3 के जो सेल होने के चांसेस है वो पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर कोई कंट्री RD93 इंजन के साथ JF-17 को परचेज करती है तो इसे चाइना, पाकिस्तान और रशिया 3 कंट्रीज जो है उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा इस एयरक्राफ्ट को परचेज करने से पहले, और बाद में भी उस कंट्री को इन तीनों कंट्रीज के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा रखना पड़ेगा ताकि वो इन तीनों कंट्रीज से JF-17 के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको परचेज कर सके। इसके बरक्स अगर JF-17 ब्लॉक 3 को WS-13 इंजन के साथ पावर किया जाता है तो ये उस बायर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अब उसको स्पेयर पार्ट्स के लिए तीसरी कंट्री के साथ निगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और चाइना को भी रशिया से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अगर वो JF-17 को किसी भी कंट्री को जो है वो फरोख्त करना चाहते हैं। इन शॉर्ट WS-13E इंजन JF-17 ब्लॉक 3 के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये तो हमारी राय थी, आप हमारी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आपकी इस मौजू के बारे में क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।